कॉस्टिंग का ना लास्ट टॉपिक है एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। और ये सबसे ज़्यादा आता है पेपर के अंदर। जो कॉस्टिंग में सबसे ज़्यादा आने वाला टॉपिक है वो ये है, काफ़ी ज़्यादा आता है ये। लास्ट समझ लें हर दूसरी अटैम्प्ट में इसका सवाल आता है। बाकी ब्रेक इवन वगैरह भी आते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादा ये टॉपिक है। अच्छा, इसमें बेसिक इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहली चीज़ ये कि जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, बेचना होता है आपको कोई प्रोडक्ट, तो आपको उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस सेट करनी होती है। जब आप बेचोगे तो ऑब्वियसली आपको ये पता चलेगा कितने का बेचना है, आपको सेलिंग प्राइस क्या रखें उसकी। आप प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या रखते हैं वो डिपेंड करता है आपका वो प्रोडक्ट खुद बनता कितने का, राइट। अगर मुझे एक कुर्सी आज बेचनी है और मुझे ये डिसाइड करना मैं कुर्सी कितने रुपए की बेचूं, क्या प्राइस रखूं इस चेयर की, कितने की सेल करूं, 1000 रुपये की बेचूं या 1500 की सेल करूं या 1800 की सेल करूं, तो चेयर मुझे कितने की सेल करनी है, इसके लिए मुझे पहले ये पता होना चाहिए मेरी चेयर बन कितने की रही है, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो हम लोग प्रोडक्ट की पहले कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि प्रोडक्ट बन कितने का है, और उसके हिसाब से फिर सेलिंग प्राइस सेट होती है। अगर एक प्रोडक्ट मेरा बन ही 1200 रुपये का रहा है, अगर एक कुर्सी मैं बना रहा हूँ 1200 रुपये की बन रही है, तो मैं उसको 1000 रुपये का तो नहीं बेच सकता ना। एक चीज़ हम बना रहे हैं कितने की बन रही है, 1200 रुपये की, तो हम 1000 की तो नहीं सेल कर सकता। 1200 से ज़्यादा की ही सेल करेंगे, 1500, 1600, 1300, 1400। तो हमें पहले पता होना चाहिए चीज़ बन कितने की रही है। अच्छा, चीज़ कितने की बन रही है, उसकी कॉस्ट हमें वो कितने की पड़ रही है। तो उसमें एक चैलेंज होता है जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि प्रोडक्ट हमें कितने का पड़ रहा है। वो आसान नहीं है, वो एक मुश्किल वर्किंग है, उसमें एक चैलेंज है। क्या चैलेंज होता है, कभी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इसकी एग्जांपल इस तरह से, फॉर एग्जांपल हम चेयर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैंने चेयर कॉस्ट कैलकुलेट करी, मुझे ऐसा लगा चेयर मैं 2000 की बनाता हूँ, मुझे कितने की पड़ती है, इसकी कॉस्ट मुझे 2000 रुपये की पड़ती है। तो जब मुझे ये पता चला ये 2000 की पड़ती है, तो मैंने यार एक काम करो इसको 2200 का बेचूंगा। मैंने ये सेलिंग प्राइस रख दी, इसकी 2200 रुपये की बेचूंगा, और मेरी अंडरस्टैंडिंग है 200 रुपये मुझे मुनाफा होगा हर चेयर पर। फिर मैंने देखा कि कॉम्पिटिटर जो है वो यही सेम चेयर 1800 की सेल कर रहा है। मैं जो 2200 रुपये की कुर्सी बेच रहा हूँ, कॉम्पिटिटर वही चेयर सेम 1800 रुपये की बेच रहा है। तो लोग किधर से खरीदेंगे, वही चेयर 1800 की बेच रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार वो 1800 की कैसे बेच रहा है, मेरा प्रोडक्ट बिका ही नहीं। जब प्रोडक्ट सेल ही नहीं हुआ तो क्या हो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ यार मुझे तो ये कुर्सी पड़ती ही 2000 की है, मैं तो 2000 से कम में बेच ही नहीं सकता, और वो बेच रहा है 1800 रुपये की, तो मैं तो उसकी सेलिंग प्राइस को मीट ही नहीं कर सकता, मुझे पड़ती ही 2000 की है। लेकिन बाद में मैंने डिस्कवर किया कि यार मैंने कॉस्ट गलत कैलकुलेट कर लिया है। मैं भी तो चेयर बना रहा हूँ ना, ये 2000 की नहीं पड़ रही मुझे, ये 1600 रुपये की पड़ रही है। अगर 1600 रुपये की पड़ रही है तो मैं भी तो इसको 1800 का बेच सकता हूँ ना। मैंने कॉस्ट कैलकुलेशन गलत कर दी है, कॉस्ट सही कैलकुलेट नहीं करी मैंने। तो मुझे लगा 2000 की पड़ रही है तो मैं 2200 की बेच रहा हूँ, कोई ख़रीद ही नहीं रहा, सब कॉम्पिटिटर से खरीद रहे हैं, कॉम्पिटिटर 1800 की बेच रहा है। अगर मैंने सही एग्जैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करी होती तो मैं भी 1600 रुपये की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली होती, तो मैं भी 1800 की बेच देता। लेकिन अब तो बहुत लेट हो गया, मैं नुकसान हो गया मेरा इतना सारा। जब आप कॉस्ट को गलत कैलकुलेट करते हो तो गलती से क्या हो सकता है, कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, आप ओवरस्टेट कर सकते हो कॉस्ट को, ये गलती हो सकती है ना। कॉस्ट या तो ज़्यादा कर दोगे या कम कर दोगे। अगर कॉस्ट आप ओवरस्टेट करोगे तो क्या होगा,
कॉस्ट ओवर स्टेट करने की वजह से ये होगा, आपकी सेलिंग प्राइस गलत आएगी। कैसे गलत आएगी? आपने कॉस्ट ज़्यादा कर दी है। कॉस्ट ज़्यादा करोगे तो सेलिंग प्राइस भी क्या करोगे, ज़्यादा सेट करोगे, हायर सेलिंग प्राइस सेट करोगे। अगर आपको लग रहा है 2000 की पड़ रही है तो आप 2200 की बेच रहे हो, तो सेलिंग प्राइस आपकी क्या हो गई, हायर हो गई। सेलिंग प्राइस हायर होने की वजह से क्या हुआ, बिजनेस वुड लूज कस्टमर टू कॉम्पिटिटर। वो सारे कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास चले आएंगे और इवेंचुअली आपको क्या होगा। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने कॉस्ट कैलकुलेट करी, मैंने चेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करी, मुझे लगा मैं चेयर 1200 रुपये की बना लेता हूँ, यार ये तो ज़बरदस्त है, 1200 की चेयर बना लेता हूँ। मैंने वो चेयर 1500 की सेल करना शुरू कर दी, जबकि कॉम्पिटिटर वही सेम चेयर 1600 रुपये की बेच रहा है। कॉम्पिटिटर 1600 की बेच रहा है, मैं कितने की बेच रहा हूँ, 1500 की बेच रहा हूँ। सारी चेयर्स बिक गई, मैं बहुत खुश हुआ यार, मैंने सारी चेयर सेल कर दी। लेकिन बाद में मुझे पता चला मैंने कॉस्ट गलत कैलकुलेट कर ली थी। ये कुर्सी मुझे पड़ती ही कितने की है, 1600 रुपये की, मैंने बेच कितने में दी, तो 1600 रुपये की चीज़ मैंने 1500 में बेच दी। 1600 रुपये की चीज़ 1500 में बेच दी, 100 रुपये कम में बेच दी। तो क्या कर दिया मैंने, क्यों, मैंने कॉस्ट गलत कैलकुलेट कर ली थी, कॉस्ट को अंडरस्टेट कर दिया था मैंने, अंडर एब्जॉर्ब कर दिया था। तो मुझे लगा चीज़ सस्ती पड़ रही है, मैंने सस्ती बेची। तो बाद में पता चला लो यार ये तो नुकसान हो गया। पता चल कैसे नुकसान हुआ, वो पड़ ही नहीं रही थी 1200 रुपये की, तो पड़ी 1600 रुपये की रही थी। दोनों तरह से दोनों केसेस के अंदर नुकसान है। आप सेलिंग प्राइस ज़्यादा सेट करते हो तो भी नुकसान है, आप सेलिंग प्राइस कम सेट करते हो तो भी नुकसान है। और ये दोनों चीज़ें बेस करती हैं आपकी कॉस्ट कितनी है उसके ऊपर। तो एग्जैक्ट कॉस्ट कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये क्यों नहीं हो पा रही कॉस्ट कैलकुलेशन एग्जैक्ट, इसलिए नहीं हो पा रही, मसला क्या है देखें, जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर मटीरियल का खर्चा आता है। अब कुर्सी बन रही है तो कुर्सी पे मटीरियल लगेगा ना। मटीरियल कैलकुलेट करना प्रॉब्लम नहीं है, मटीरियल कैलकुलेट करना कैलकुलेट करना इतना इशू नहीं है। क्योंकि देखिए यार मटीरियल बन रहा है ना, कुर्सी बन रही है, मुझे पता है कुर्सी मैं बना लूँगा, एग्जैक्टली कितने रुपए का मटीरियल लगेगा ना इस कुर्सी पे मुझे पता चल जाएगा, कितना कपड़ा लगेगा, कितना लोहा लगेगा, कितना लकड़ी लगेगा, एक कुर्सी बना के देख लूँगा, एग्जैक्ट पता चल जाएगा एक कुर्सी पे मटीरियल कितना लगा। तो मटीरियल में गलती नहीं होती, मटीरियल आप सही कैलकुलेट कर लेते हो। लेबर में भी मिस्टेक नहीं होती। लेबर का भी आपको पता चल जाता है, लेबर कहती है यार एक कुर्सी हम इतने रुपए में बना लेंगे, हम इतने पैसे लेंगे कुर्सी बनाने के, 1000 रुपये लेंगे हमें कुर्सी बनाने के। तो आपको पता है लेबर 1000 रुपये ले रही है कुर्सी बनाने के, इसमें क्या गलती होगी। प्रॉब्लम आती है ओवरहेड्स कितने डलेंगे एक प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब अगर हम एक कुर्सी बना रहे हैं तो यहाँ का इस बिल्डिंग का रेंट वही कुर्सी पे कितना जाएगा। अब 25 लाख रुपए रेंट है, एक कुर्सी पे कितना जाएगा। ये तो आप कह रहे हो ना सर डिवाइड कर दें कितनी कुर्सियाँ बन रही हैं। ये काम आपको कुर्सी बनने के बाद थोड़ी करना है, ये काम आपको कुर्सियाँ बनाने से पहले करना है। भाई कोई नया बिज़नेस शुरू करने जाते हो तो नया बिज़नेस शुरू करने के पहले देखते हो ना कि आपको वो प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा और आप कितने का बेचोगे। आप वो उतने का बना भी सकोगे, उतने का बेच भी सकोगे या नहीं बेच सकोगे। वो काम करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। ये थोड़ी आप फैक्ट्री डाल लो, काम शुरू कर दो, सब कुछ पैसे लगा दो, बाद में करो यार ये तो इतने का बन रहा है यार, ये क्या हो गया यार। अब आप थोड़ी सारी इन्वेस्टमेंट को रिवर्स कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें पहले होती हैं काम शुरू करने से पहले। तो अगर सोचें मैंने बिज़नेस शुरू ही नहीं किया अभी तक, कुर्सी बनाना स्टार्ट ही नहीं करी, अभी मैं सोच रहा हूँ मुझे काम करना है, तो मैं किराया एक कुर्सी पे कितना डालूं। अभी तक कुर्सियां बनाई नहीं है मैंने। बिजली का बिल एक कुर्सी पे कितना डालूं, सुपरवाइजर के पैसे कुर्सी पे कितने डालूं,
डेप्रिसिएशन एक कुर्सी पे कितनी डालूं, क्योंकि ये भी तो सारे कॉस्ट है ना, ये भी तो सारे एक्सपेंसेस हैं। ये सारे एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे? ये प्रोडक्ट ही तो निकालेगा, प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ये खर्चे पूरे होंगे ना। तो इन खर्चों को मैं हटा नहीं सकता ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सोच रहा हूँ आज मुझे एक स्टूडेंट से कितनी फ़ीस चार्ज करनी है कॉलेज के अंदर, उसकी फ़ीस में क्या रखूँ, तो मुझे खर्चे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। स्टूडेंट पे कितने खर्चे आएंगे? अब स्टूडेंट पे कितने खर्चे आएंगे? किराया, बिजली का बिल, स्टाफ की तनख्वाहें, एसेट्स की डेप्रिसिएशन, ये सब मिलाऊंगा तो मुझे पता चलेगा स्टूडेंट मुझे कितने का पड़ रहा है। लेकिन ये काम मुझे कब करना पड़ेगा? कॉलेज स्टार्ट करने से पहले। मैं ये नहीं कर सकता एडमिशन लेने के बाद कहूँ यार अभी एडमिशन ले लो, मैं बताता हूँ तुम लोगों की फ़ीस कितनी होगी, अभी मैंने वर्किंग नहीं करी, बताता हूँ। अरे भाई ये क्या बात है, पहले बताओ तो फीस कितनी होगी। राइट, समझ में आ रही है बात? तो ये खर्चे, ये जो ओवरहेड्स है ना, ये एक प्रोडक्ट के ऊपर डालना कि एक प्रोडक्ट पे ये ओवरहेड का खर्चा कितना आ रहा है, ये बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। इसकी वजह से कॉस्ट गलत हो जाती है, ओवर स्टेट या फिर अंडर स्टेट हो जाती है। और ये ओवर स्टेट और अंडर स्टेट को यहाँ पर भी हम यही कहते हैं। ओवर स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ओवर एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्ब। तो प्रॉब्लम डीएम और डीएल का नहीं है, प्रॉब्लम किसका है? ओवरहेड्स का है। तो ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं ना, कॉस्ट एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, इस टॉपिक के अंदर सारी बात ही ओवरहेड्स की है। हम ओवरहेड्स को, जो बिजनेस के ओवरहेड्स खर्चे हैं, हम ओवरहेड्स को प्रोडक्ट कॉस्ट में मिलाते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं कि एक प्रोडक्ट के अंदर ओवरहेड्स कितने आएंगे। वो काम हमें इस टॉपिक के अंदर करना होता है। अब वो कैसे करते हैं, इसकी कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग मुश्किल है, इसको समझना मुश्किल है, क्योंकि ओवरहेड्स को समझना ही खुद टेक्निकल होता है। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर ना इसको जब सॉल्व करते हैं, इसके 5 स्टेप्स हैं। हर सवाल में 3 स्टेप्स कॉमन होंगे और कुछ सवालों में स्टेप 4 आएगा और कुछ में स्टेप 5 आएगा, या तो 4 या 5, इस तरह रहा है पास्ट में, पास्ट पेपर के अंदर। 1 2 3 स्टेप हर सवाल के अंदर सेम रहे। हम पहले 1 2 3 स्टेप्स करते हैं। पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, ओवरहेड्स अपोर्शनमेंट। हम ये जो ओवरहेड्स हैं ना, खर्चे हैं, हम पहले इसकी करेंगे अपोर्शनमेंट। ओवरहेड्स अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है? ओवरहेड्स अपोर्शनमेंट का मतलब होता है ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स के अंदर अपोर्शन करना, डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करना। अब यहाँ पर ये कि एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस के 4 डिपार्टमेंट्स हैं। अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है, वो एक ही कमरे में जाके नहीं बन जाएगा। हो सकता है इस कमरे में आएगा वो, इस कमरे में आके उसकी होगी कटिंग, मशीनों में हम उसका प्लास्टिक वगैरह की कुर्सी यहाँ आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, हम कुर्सी का प्लास्टिक लेंगे, कुर्सी के प्लास्टिक को मशीनों में डाल के उसकी कटिंग करेंगे। तो इस डिपार्टमेंट में सिर्फ कटिंग होगी। फिर बराबर वाले कमरे में जाएगा प्रोडक्ट कटिंग होने के बाद। बराबर वाले कमरे में क्या होगा, वहाँ पे हीट लगेगी उस प्लास्टिक और उसको मोल्ड किया जाएगा, वहाँ मोल्डिंग होगी। फिर तीसरे कमरे में जाएगा प्लास्टिक, तीसरे कमरे में जाके क्या होगा, उसकी असेंबलिंग होगी, उसको असेंबल किया जाएगा। तो आप ये देखो क्या है, 3 स्टेप्स हो गए। 3 कमरों में जाके कुर्सी तैयार हो रही है, एक में कटिंग हो रही है, एक में मोल्डिंग हो रही है, एक में फिनिशिंग हो रही है या असेंबलिंग हो रही है। और एक कमरा और बनाया हुआ है हमने, वो कैंटीन है। वर्कर्स सब काम करके थक जाते हैं या ब्रेक आता है तो वहाँ जाके खाना खाते हैं। तो ये 4 डिपार्टमेंट्स में चीज़ बन रही है। ऑल्दो प्रोडक्ट कुर्सी कैंटीन में नहीं जाती, कुर्सी 3 कमरों में जाती है, कटिंग में, मोल्डिंग में, असेंबलिंग में। लेकिन हाँ, कैंटीन में वो लोग जाते हैं जो ये काम करें। अच्छा, अब अगर मुझे प्रोडक्ट को बेचना है तो मुझे उसकी कॉस्ट चाहिए, और मुझे कॉस्ट चाहिए तो मुझे इन तीनों कमरों की इंक्लूडिंग कैंटीन की भी कॉस्ट चाहिए। कि कैंटीन का खर्चा भी कौन निकालेगा? प्रोडक्ट ही तो निकालेगा। प्रोडक्ट बिकेगा, पैसा आएगा तो कैंटीन का खर्चा भी पूरा होगा ना, वरना कैंटीन का खर्चा कैसे पूरा होगा? तो 4 डिपार्टमेंट्स हैं मेरे पास अभी। अब फॉर एग्जाम्पल इन चारों कमरों का किराया है 1 लाख रुपए। इन चारों कमरों का, इन चारों डिपार्टमेंट्स का जो रेंट है ना,
मिलाकर वो 1 लाख रुपए का है। किस कमरे का रेंट कितना हुआ? तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेंट को चारों कमरों में डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, मैं डिवाइड बाय 4 नहीं कर सकता इसको कि 1 लाख के रेंट को डिवाइड बाय 4 कर दूं। 4 कमरे हैं, जैसे डिवाइड बाय 4 कर दें, हर कमरे का 25,000 हो गया। नहीं यार, कुछ डिपार्टमेंट्स बड़े हैं साइज़ में, कुछ छोटे हैं, सब पे 25-25 हज़ार का किराया कैसे डालूं? तो अनफेयर हो जाएगा ना। अब ये क्लासरूम बड़ा क्लासरूम है और बराबर वाला क्लासरूम फॉर एग्जांपल छोटा क्लासरूम है, तो दोनों का किराया 25,000 और 25,000 कैसे हो सकता? समझ में आई बात? एक बड़ा क्लासरूम है, उसका किराया भी आप बोलो 25,000, और एक छोटा क्लासरूम है, उसका किराया भी 25,000 है, तो ये तो सेंस नहीं बना ना, तो फिर गलती है ना। तो हम रेंट को चारों कमरों में कैसे डिवाइड करें? हम उसके लिए फ्लोर एरिया देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल में हमें दिया हुआ हो, जैसे इस कमरे का 200 स्क्वायर फीट एरिया है, बराबर वाले कमरे का 150 स्क्वायर फीट एरिया है, उसके बराबर वाले का 130 है, और कैंटीन का 20 स्क्वायर फीट एरिया है। ये एरिया डिवाइडेड है 200, 150, 130 और 20, ये स्क्वायर फीट एरिया चारों कमरों को। अब हमें 1 लाख रुपए का रेंट इन चारों में डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया, जिसने जितनी जगह घेरी हुई है उस हिसाब से डिवाइड करना है हमें रेंट को। ये रेशो उसकी तरह होगा सवाल। अब हम ये बोलेंगे 200 और 150 ऐड करो, कितना हुआ? 350, 350 और 130, 480 और 20 टोटल रेशो में। ये कहते हैं ना, पार्टनरशिप में हम करते थे 2:1:1। अगर पार्टनरशिप में हम करते थे 2:1:1, तो हम पहले क्या करते थे? इन तीनों को ऐड करते थे, 2:1:1 मिलाए, कितना हुआ? पहला क्या हुआ? 2/4, 1/4 और 1/, ऐसे डिवाइड होता था रेशो। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम ऐसे डिवाइड कर देते थे, ऐसे ही था। जहां पर ऐसे ही है, दो 200, 150, 130 और 20। आप पहले इन चारों को ऐड करें, कितना हो गया? क्या हुआ इन चारों को ऐड करके? 500। पहला वाला क्या हुआ? 200 आउट ऑफ, दूसरा क्या हुआ? 150 आउट ऑफ, 130 आउट ऑफ और 20 आउट ऑफ। ये रेशो आ गए। अब खर्चे को डिवाइड कर दो। कितने खर्चे डिवाइड करना है सब में? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। क्या आ जाएगा बताएं? करें, कैलकुलेट करें जल्दी से। पढ़ा तो लूँ अभी। हाँ कर दूँगा, तू सो जा, कर दूँगा। हाँ, कितना रहा पहले वाला? 40,000, 40,000, 30,000, 26,000, 4,000। अच्छा, अब इधर देखें, हम यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। कटिंग था, मोल्डिंग था, असेंबलिंग था और कैंटीन था। इधर देखें गाइस, कटिंग था, मोल्डिंग था, असेंबलिंग था और कैंटीन था ना। हम यहाँ लिखेंगे पहले कौन सा खर्चा डिवाइड कर रहे हैं? रेंट। किस बेसिस पे डिवाइड हुआ है ये? फ्लोर एरिया पे डिवाइड हुआ है। डिवाइड हो गया, कितना कितना आया है? 40, 30, 26 और 4, 40,000, 30,000, 26,000 और इसको बोलते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ये क्या कहला रहा है? अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड डिवाइड हो रहा है चारों, अपोर्शनमेंट हो गई। अब इसके बाद ये एक और खर्चा देगा, सही है? रेंट डिवाइड हो गया चारों। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है अब
सुपरवाइज़र है और सुपरवाइज़र को हम दे रहे हैं 40,000 रुपये। सुपरवाइज़र इन चारों डिपार्टमेंट्स को देखता है। तो सुपरवाइज़र क्या चीज़ कंट्रोल करता होगा डिपार्टमेंट की? सुपरवाइज़र का काम क्या होता है फैक्ट्री के अंदर? किसको सुपरवाइज करता है? एम्प्लॉयज़ को। तो सुपरवाइज़र का खर्चा डिवाइड होता है किस बेसिस पे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेसिस। अब वो बता देगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हर डिपार्टमेंट में कितने हैं। जैसे इसमें 10 हैं, इसमें 15 हैं, इसमें 8 हैं और इसमें 2 हैं। 40,000 का खर्चा इस बेसिस पे डिवाइड होगा। टोटल कर लें, 10 और 15 कितना हुआ? 25। 25 और 10 35, तो टोटल हो गए 35। अब हम डिवाइड करते हैं। पहला वाला क्या है? 10 आउट ऑफ, समझ रहे हैं आप रेशो सॉल्व कैसा हो रहा है? ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, रेशो की बेसिस पे सॉल्व हो रहा है। पहले ऐड कर लिया, टोटल कितना आ गया? 35। आप बोलेंगे 10 आउट ऑफ 35। दूसरा क्या है? 15 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 35, 2 आउट ऑफ, मल्टीप्लाई बाय 40,000। करंट डिवाइड क्या आ रहा है? 11,428। दूसरा 142। पूरा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, सही है। अब हम इसको लिखते हैं, कितना है? 11,428। हम यहाँ लिख रहे हैं भाई सुपरवाइज़र। किस बेसिस पे क्या सुपरवाइज़र? नंबर ऑफ, कितना है पहले वाले का? 11,428। दूसरा क्या है? 17,142। तीसरा क्या है? 91। चौथा क्या है? 2285। ये खर्चा आ गया सुपरवाइज़र, डिवाइड हो गया चारों। अब उससे क्या है? डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन में हमें सारे डिपार्टमेंट्स में अपोर्शन करनी है। सारा काम कहलाता है कि अपोर्शनमेंट कहलाता है। डेप्रिसिएशन किस हिसाब से डिवाइड होनी चाहिए? जिस डिपार्टमेंट में जितने रुपए की मशीन रखी है, जिस डिपार्टमेंट में महंगी मशीन है वहाँ डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगनी चाहिए, और जहाँ सस्ती मशीन है वहाँ डेप्रिसिएशन वैल्यू के हिसाब से लगती है ना। 1 लाख रुपए का एसेट है और एक 15,000 रुपये का एसेट है। 1 लाख पे 10% लगाएंगे 10,000 आएगी डेप्रिसिएशन। 15,000 पे 10% लगाएंगे 1500 आएगी डेप्रिसिएशन। तो जहाँ जितनी वैल्यू का NCA रखा है उतनी डेप्रिसिएशन आएगी, राइट। तो ये डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे जाएगी? अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट। अब देखें इस तरह दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन का खर्चा है फिर यहाँ 50,000 की डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन खर्चा कितना है? 50,000। और कहते कितने रुपए के एसेट है यहाँ पे? 25,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 30,000 रुपये, 10,000 रुपये। अब ये वैल्यूज हैं एसेट्स की, अमाउंट्स हर डिपार्टमेंट के अंदर। और खर्चा कितना है? 50,000 का। हमें वो डिवाइड करना है इन चारों में, रेशो बनाएंगे। अब क्या रेशो बनेगा? ऐड कर लें इन चारों को। 25,000 और 1 लाख कितना हुआ? 1 25 और 30,000,
155 और 10,000, तो टोटल कितना है 160। पहला वाला क्या है 25,000 डिवाइड बाय, दूसरा वाला क्या है डिवाइड बाय, तीसरा वाला क्या है, चौथा वाला क्या है मल्टीप्लाई बाय खर्चा, कितना खर्चे जो डिवाइड करना है 50,000। कितना कितना आ रहा है बताएं, क्या है 7576 कर लेते हैं। दूसरा 3030, तीसरा, चौथा, समझ में आई बात। ये इस तरह रेशो में डिवाइड होगा। वैल्यूज थी, अमाउंट्स थी मशीन्स की ना, नॉन करंट एसेट की अमाउंट्स थी, अमाउंट्स का रेशो बना दिया आपने, सबको ऐड करा 25, 1,30,000 और 10, 165। पहला वाला 25 आउट ऑफ 165, 1,00,000 आउट ऑफ 165, 30 आउट ऑफ 165, 10,000 आउट ऑफ 165, मल्टीप्लाई में 50,000 50,000 50,000 50,000। अब ये लिख लेते हैं यहाँ पे 7576। दूसरा क्या आया 30303, 9090 और 3030। अब सुने, फॉर एग्जाम्पल 3 ही खर्चे थे ये, वैसे 4-5 खर्चे देगा वो, 4-5 ओवरहेड्स होते हैं जो हमें सारे डिपार्टमेंट्स में ओवरहेड्स को डिवाइड करना होता है। यहाँ अज्यूम कर ले 3 ही हैं, डिवाइड कर लिए सारे। ये प्रोसेस कहलाता है अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट हो गई। अब आप टोटल करें इसको, करें एक एक करके डिपार्टमेंट्स का टोटल बताएं मुझे क्या क्या आ रहा है जल्दी से। या टोटल करके बता दें जल्दी से। क्या आ रहा है 1 मिनट 59,004। दूसरा क्या आ रहा है 774445। तीसरा वाला 44232 931। अब दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप 2 ये होता है, इन डिपार्टमेंट्स में से जो सर्विस डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट्स में से वो डिपार्टमेंट जिसमें प्रोडक्ट नहीं जाता, सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट नहीं जाता उसके अंदर, सर्विस डिपार्टमेंट, उसकी कॉस्ट हम ख़त्म करते हैं पहले। जैसे कैंटीन थी हमारे एग्जाम्पल, हम कैंटीन को ख़त्म करेंगे और बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर हम उसको रीअपोर्शन कर देंगे, क्योंकि कैंटीन के अंदर प्रोडक्ट नहीं जाएगा, तो हम कैंटीन कॉस्ट। अब ये स्टेप है रीअपोर्शनमेंट का, तो हम यहाँ लिखेंगे हम कैंटीन की कॉस्ट को ख़त्म करने जा रहे हैं। किस बेसिस पे डिवाइड होगी वो, कैंटीन का खर्चा क्यों आता है, क्योंकि लोग जाके वहाँ खाना खाते हैं, तो जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग होंगे उनकी वजह से कैंटीन में खर्चा क्या होगा, और जहाँ कम होंगे वहाँ कैंटीन में खर्चा उनकी वजह से क्या होगा। इस डिपार्टमेंट में अगर 25 लोग हैं, बराबर में डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं, तो 25 लोगों की वजह से कैंटीन का खर्चा 25 के हिसाब से आ रहा होगा, और 5 लोगों का खर्चा 5 लोगों के हिसाब से आ रहा होगा। तो जो कैंटीन की कॉस्ट डिवाइड होगी ना बाकी तीनों के अंदर, सर्विस डिपार्टमेंट ख़त्म हो रहा है, बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहा है, इसको बुलाते हैं रीअपोर्शनमेंट। ये क्या कहलाता है, रीअपोर्शनमेंट। तो कैंटीन कॉस्ट है, यहाँ पे कैंटीन एग्जाम्पल है, तो ये डिवाइड होगी अगेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें पता है कितने, ये देखें
सुपरवाइजर को हम डिवाइड कर चुके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे। देखिए कितने एम्प्लॉइज हैं, 10, 15, 8 और कैंटीन की कॉस्ट खत्म हो रही है ना अब। क्या कैंटीन के एम्प्लॉइज लेंगे? कैंटीन की कॉस्ट खत्म हो रही है ना, कैंटीन की कॉस्ट खत्म हो रही है, कैंटीन खत्म हो रहा है और कैंटीन का खर्चा किसमें डिवाइड हो रहा है? बाकी तीनों में डिवाइड हो रहा है। तो इसको नहीं लेंगे, अगर इसको लेंगे ना तो इसमें भी चली जाएगी खर्चा दोबारा। हम इसमें खर्चा नहीं डालना चाह रहे, इसका खर्चा खत्म करके हम 1, 2, 3 डिपार्टमेंट में डालना चाहते हैं। 4 थे ना टोटल, 4 में से क्या था, 4 डिपार्टमेंट में से एक सर्विस था, हम वो एक खत्म करें तो कितने डिपार्टमेंट बचेंगे? 3। तो खर्चा 3 में डिवाइड होगा। तो 3 में डिवाइड होगा तो 3 एम्प्लॉइज लेंगे। अगर इसके ले लेंगे ना तो इसमें दोबारा खर्चा आ जाएगा। रेशो में इसको ले लेंगे तो इसमें भी तो कॉस्ट गिर जाएगी, फिर दोबारा खत्म करेंगे क्या उसको? इसमें कॉस्ट गिरानी नहीं है, इसको खत्म करना है हमें। तो हम कैंटीन को खत्म कर रहे हैं और कैंटीन को खत्म करके हम क्या कर रहे हैं, बाकी 3 डिपार्टमेंट्स में रीअपोर्शन कर रहे हैं। तो हम कैंटीन के एम्प्लॉइज नहीं लेंगे, हम बाकी 3 के लेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखें क्या है, 10, 15 और हम 10, 15 और 8 में डिवाइड करेंगे। कैसे होगा अभी? कैंटीन की कॉस्ट कितनी है? 9315 मैंने ब्रैकेट लगाया, इसको कर दिया 0, ये हो गई ख़त्म। 9315 ख़त्म हो गया। अब मैं 9315 को डिवाइड करता हूँ। 9315 का खर्चा डिवाइड करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की बेसिस पे। कितने कितने एम्प्लॉइज़ थे? 10, 15 और 8। कैंटीन वाले नहीं लिए क्योंकि वो तो खुद खत्म हो रहा है, तो उसके एम्प्लॉइज थोड़ी बचेंगे जब कैंटीन की कॉस्ट खत्म हो जाएगी। तो ऐड करें इन तीनों को, क्या हो गया? 33। तो पहला क्या है, 10 आउट ऑफ 33, 15 आउट ऑफ 33, 8 आउट ऑफ मल्टीप्लाई बाय 9315 का खर्चा। करें कितना आ रहा है? 23 कर लेते, ठीक है। फोर टू 225, ठीक है। 2823, 2823, 4234, 2258। अब यहाँ क्या हो गया? स्टेप 2 हो गया ये। स्टेप 2 क्या था? सर्विस डिपार्टमेंट खत्म हो के बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर वो रीअपोर्शन हो गया। अब टोटल कर लें इसको। 61837, दूसरे वाला 81679, तीसरा वाला 49। ये स्टेप 2 होता है, रीअपोर्शनमेंट। अच्छा, ये हर सवाल में होगा ना, स्टेप 1, 2, 3 हर सवाल में होगा। अब स्टेप नंबर 3। अब आपके पास कौन से डिपार्टमेंट्स बचे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बचे, सर्विस खत्म हो गया। अब हम निकालते हैं इसका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये कहलाता है OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, OAR की थर्ड स्टेप। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से सुना। कितनी कॉस्ट आई है पहले डिपार्टमेंट की? 61837। ये डिवाइड होगा घंटों से, ये आवर्स से डिवाइड होगा। 2 तरह के आवर्स होंगे क्वेश्चन में, एक होंगे मशीन आवर्स और एक होंगे लेबर आवर्स। कौन से आवर्स होंगे? मशीन आवर्स और लेबर आवर्स, हर डिपार्टमेंट। पहला कौन सा डिपार्टमेंट है? कटिंग।
आप कटिंग डिपार्टमेंट का डेटा देखोगे तो कटिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स होंगे और कटिंग डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स भी होंगे। आपको इन्हें आर से डिवाइड करना, मशीन आर भी होंगे और कौन से आर से डिवाइड करोगे आप? जो दोनों में से ज़्यादा होगा उससे डिवाइड करो, जो दोनों में से ज़्यादा होगा उससे डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब कटिंग डिपार्टमेंट देखा तो कटिंग डिपार्टमेंट में हमने मशीन आवर देखे कटिंग डिपार्टमेंट के, और कटिंग डिपार्टमेंट के हमने लेबर आवर्स देखे। हमें कटिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर ज़्यादा दिखे। कटिंग डिपार्टमेंट में हमें क्या दिखे? मशीन आवर ज़्यादा दिखे, तो हमने इसको मशीन आवर से डिवाइड किया। हमने देखा कटिंग डिपार्टमेंट में 2000 घंटे मशीन आवर्स लगे, लेबर आवर 1500 घंटे थे, मशीन आवर यहाँ पे 2000 घंटे दिए हुए थे, सवाल में दिए हुए होंगे। हमने जो ज़्यादा है उससे डिवाइड करना। क्या ज़्यादा था? मशीन आवर। हमने मशीन आवर से डिवाइड कर दिया, 2000 से डिवाइड कर दिया। 2000 से डिवाइड करके बताएं क्या आ रहा है? क्या? 30.92 कर लेते पर मशीन आर। ये OAR निकल गया। अब हम आगे मोल्डिंग डिपार्टमेंट 81679, हमने इसको बोला भाई इस डिपार्टमेंट में भी देखो मशीन आर ज़्यादा हैं, लेबर आर ज़्यादा हैं। तो इस डिपार्टमेंट में हमने देखा इस डिपार्टमेंट में लेबर आर ज़्यादा थे। अशद, इस डिपार्टमेंट में क्या थे? लेबर आर ज़्यादा थे, मशीन आर से ज़्यादा लेबर आर थे। तो हम इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को किससे डिवाइड करेंगे? लेबर आर से डिवाइड करेंगे। हमने 81679 को डिवाइड कर दिया लेबर आर से। लेबर आर इस डिपार्टमेंट में थे 4000 घंटे, डिवाइड करें 20.42 कर लेते हैं पर लेबर आर। ये पर लेबर आर लिख दिया क्योंकि लेबर आर के हिसाब से निकले। तीसरे डिपार्टमेंट का हमने देखा 46490, हमने कहा इसमें मशीन आर ज़्यादा है, लेबर आर ज़्यादा है। इसमें भी लेबर आर ज़्यादा दिखे हमें, लेबर आर से डिवाइड कर दिया। ये सवाल के हिसाब से होगा। आप डिपार्टमेंट देख लो कि मशीन आर लेबर आर जो भी ज़्यादा आप उससे डिवाइड कर दो। कभी मशीन आर ज़्यादा होंगे, कभी लेबर आर ज़्यादा होंगे। अब इस डिपार्टमेंट देखा तो इसमें भी लेबर आर ज़्यादा थे, तो हमने लेबर आर से डिवाइड करा। 1200 लेबर आर थे यहाँ पे ज़्यादा। मशीन के 1000 घंटे थे, लेबर के 1200 घंटे थे, हमने 1200 से डिवाइड कर दिया। कितना आ गया डिवाइड करके? 38.74 पर लेबर। ये स्टेप 3 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट OAR निकालना। नहीं, एक ज़्यादा होगा। सेम होगा तो किसी एक से डिवाइड कर दो, सेम ही है, लेकिन एक लास्ट में एक चीज़ ज़्यादा होगा। तो देखें स्टेप 3 स्टेप्स में से हमने यहाँ बात करी। स्टेप नंबर 1 ये देखें नीचे, ओवरहेड्स अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट हम किसको बोलते हैं? सारे ओवरहेड्स को। अच्छा, ये मटेरियल और लेबर के अलावा वाले खर्चों की बात हो रही है। सारे ओवरहेड्स को सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करना, अपोर्शनमेंट। फिर है री अपोर्शनमेंट, जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसको ज़ीरो करके उसके खर्चे को बाकी के डिपार्टमेंट से डिवाइड करना। और फिर है OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना। 4 और 5 की बात हम बाद में करेंगे। OAR कैसे निकाला हमने? जो डिपार्टमेंट का टोटल आ गया सर्विस को ख़त्म करने के बाद, उसको हमने डिवाइड कर दिया मशीन या लेबर आर जो उस डिपार्टमेंट में ज़्यादा घंटे हैं उससे डिवाइड कर, जो दोनों में से ज़्यादा उससे डिवाइड कर। तो ये आ गया आपका OAR। क्यों घंटों से डिवाइड कर रहे हैं? हमने 1 घंटे का खर्चा निकाला। अब ध्यान से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट सुने। 1 घंटे का खर्चा क्यों निकाला, ये समझ में आएगा तो 4 और 5 समझ में आएगा। ये बात समझनी ज़रूरी। हमने इसलिए निकाला क्योंकि हम एक तरह की कुर्सी नहीं बनाते, हम 2-3 टाइप्स की चेयर्स बनाते हैं। हम ब्लू चेयर भी बनाते हैं, हम ब्लैक चेयर भी बनाते हैं। अच्छा, ब्लू चेयर जो है ना इस कमरे के अंदर 4 घंटे लेती है बनने में, और ब्लैक चेयर इस कमरे के अंदर 6 घंटे लेती है बनने में। ब्लू चेयर कितने घंटे रुकती है यहाँ पे? तो बनती है 4। ब्लैक चेयर कितने घंटे रुकती है इस कमरे में?
6 घंटे रुकती। तो अब मेरे पास घंटों का हिसाब है, अब मैं आसानी से ब्लू चेयर पे कितना खर्चा डालना है और ब्लैक पे कितना डालना है मैं डाल सकता हूँ। मेरे हिसाब से 1 घंटे खर्चा क्या है, समझ लें 31 रुपये। इधर देखें फॉर एग्जांपल, पहले डिपार्टमेंट में 1 घंटे खर्चा क्या है, ऑलमोस्ट 31 कर लें, 30.92 है ना, अभी बात करने में 31 समझ लें। इस डिपार्टमेंट में खर्चा क्या है, 1 घंटे का 31। अगर ब्लू चेयर 4 घंटे रुक रही है तो 31, 31, 31, 31, कितना खर्चा आएगा ब्लू चेयर पे, 124 जाएगा। ब्लैक चेयर कितने घंटे रुक रही है, 6, तो 31, 31, 31, 31, 31, 31, 186 का खर्चा जाएगा उसके ऊपर। तो मैं 1 घंटे की कॉस्ट इसलिए निकाल रहा हूँ, OAR पर घंटे का इसलिए निकाल रहा हूँ, मेरे पास घंटों का हिसाब रहेगा। जो प्रोडक्ट जितने घंटे रुकेगा डिपार्टमेंट में उतनी कॉस्ट उसके ऊपर एलोकेट हो जाएगी और सही कॉस्ट चली आएगी उसके ऊपर। ज़्यादा घंटे रुकेगा ज़्यादा कॉस्ट जाएगी, कम घंटे रुकेगा कम कॉस्ट चलेगी, इसलिए हम OAR निकालते हैं। तो ये जो OAR निकले हैं ना मशीन आर या लेबर आर की बेसिस पे, ये आगे स्टेप 4 और 5 में इस्तेमाल होगा। स्टेप 4 और 5 हम पे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल या परसों में क्लास रखूँगा, आप लोगों की टाइम बता दूँगा। मुझे टॉपिक ख़त्म कराना है 1 आध दिन में।